बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत एक निबंध का पाठ करेंगे, वाचन करेंगे। निबंध है सच्ची वीरता और इस निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। निबंध अर्थात ऐसे गद्य लेखन की एक विशेष विधा है जिसमें लेखक अपने आसपास के जीवन परिवेश से अपनी संवेदना को जोड़ता है और नए नए विचारों व भावों की अभिव्यक्ति करता है। सच्ची वीरता नामक इस निबंध में लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने मनुष्य की वीरता के गुण का विश्लेषण किया है। सच्चा वीर कैसा होता है, वीरता का क्या महत्व होता है, इन सब बातों को उन्होंने अपने इस निबंध में व्यक्त किया है। आइए हम इस निबंध का पाठ करते हैं और इसमें दिए गए संदेश को समझते हैं। आइए निबंध का पाठ शुरू करते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। लेखक कह रहा है कि जो सच्चे वीर होते हैं, जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं, वो धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनमें धीरता होती है, गंभीर होते हैं और आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह है, विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। यहाँ ये बताया गया कि जो वीर पुरुष के मन की जो गंभीरता होती है और उसकी जो शक्ति होती है वो किसकी तरह होती है? समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल। अचल जो कि बिल्कुल स्थिर रहे, जो किसी प्रकार से जो है चंचल नहीं होता है, ये वो स्थिर रूप में होता है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। शेर कौन? जो वीर पुरुष। वीर पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो दमदार होती है। जब वो अपनी बात कोई कहते हैं तो अन्य जो आवाज़ें होती हैं, अन्य लोगों की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, अर्थात वो महत्वहीन हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। एक बागी गुलाम था और एक बादशाह, दोनों के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। वो जो कैदी था वो गुलाम तो जरूर था लेकिन दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि मैं अभी तुमको जान से मार डालूंगा, तो तुम क्या कर सकते हो? गुलाम ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे फांसी पे चढ़ा सकते हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा तिरस्कार करूंगा, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा, तब भी नहीं करूंगा। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों की हद दिखला दी। वो गुलाम जरूर था लेकिन दिल से वो निडर था,
इसलिए वो बादशाह से डरता नहीं था। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। बहादुर लोग तो कोई परवाह नहीं करते, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो इस तरह के राजा या बादशाहों से डरते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को ही जीवन का केंद्र समझते हैं। उनके लिए शरीर ही महत्वपूर्ण होता है। शरीर को चोट ना पहुँचे किसी तरीके से, इस डर के मारे वो उन राजा या बादशाहों की गुलामी करने लगते हैं, जो कि वीर पुरुष ऐसा नहीं करते, क्योंकि वीर पुरुष शरीर को जीवन का केंद्र नहीं समझते हैं। आगे चलिए। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। जो सच्चे वीर होते हैं वो ताकत से नहीं, प्रेम से जो है लोगों के दिलों पे राज करते हैं। वो ताकत से नहीं करते। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा ये काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। एक उदाहरण दिया गया कि एक मंसूर नामक व्यक्ति था, जिसने कि ये चीज़ दिखाया कि उसने जो है कहा कि मैं ही खुदा हूँ। और इस बात को जब वो जो बादशाह था, बादशाह ने कहा अरे ये तो काफिर है, लेकिन मंसूर ने अपनी ये बात या अपनी वाणी, अपना ये शब्द बंद नहीं किया, तो उसको लोगों ने मार पीट कर उसके शरीर की बुरी दशा कर दी है। लेकिन वो यही बोलता रहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और ऐसा करते करते उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि उसके लिए जो शरीर है, शरीर उस जीवन का केंद्र नहीं था। उसका अपना उद्देश्य था, जीवन का उसका अपना एक उद्देश्य था। आगे एक अन्य उदाहरण उसी में लेखक ने दिया है। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक एक नदी का नाम है। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। दरिया में अर्थात दरिया नदी को कहते हैं। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज से कहा कि ये जो अटक नदी है, इसके पार तुमको जाना है। और उस समय अटक नदी में बहुत पानी था और भयंकर लहरें चल रही थी। तो फौज में उत्साह नहीं था, उस समय उत्साह उसने प्रकट नहीं किया। तो रणजीत सिंह को जोश आ गया और उन्होंने खुद ही अपना जो है घोड़ा उस नदी में डाल दिया। और ये कहा गया कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो वीर पुरुष होता है, उसके सामने आने वाली बड़ी बड़ी बाधाएं भी छोटी हो जाती हैं। वो उन बाधाओं को आसानी से पार कर जाता है।
लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। ये एक अन्य उदाहरण है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। ये नेपोलियन से संबंधित कहानी है। इसमें यह कहा गया कि नेपोलियन फौज के साथ अल्प्स की पहाड़ी पार करना चाहता था, लेकिन जो सेना थी, सेना के अंदर जोश नहीं था। उसने चारों तरफ जो है लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं, युद्ध का क्षेत्र था और आल्प्स की पहाड़ी पर फौज को चढ़ना था, लेकिन फौज के अंदर जोश नहीं था। तो वीर नेपोलियन ने जोश से कहा, अरे आल्प्स है ही कहाँ। सेना जो सैनिक थे वो हताश थे, निराश थे, वो पर्वत को पार करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि आल्प्स है ही कहाँ। हम जब आल्प्स जैसी कठिनाई को उसने नकार दिया, उसने कहा कि आल्प्स है ही नहीं। ऐसे में जब फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है, तो सब लोग पहाड़ के पार हो गए। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम कठिनाई को जितना छोटा समझेंगे, उतनी ही आसानी से हम उस कठिनाई को पार कर लेंगे। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। अब देखिए, यहाँ पे लेखक ने वीरता की अभिव्यक्ति के बारे में बताया है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। लेखक ने यहाँ बताया है कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। मैदान में, युद्ध के मैदान में भी और समाज के अंदर अच्छे कार्य, दोनों जगह वीरता दिखाने का बराबर अवसर होता है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार तथा एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता क्या है? वीरता जो है एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। अंतः प्रेरणा अर्थात अंदर से जो प्रेरित करती है जो बात। वीरता जो है कोई शरीर में बाहर से नहीं वीरता आती है, वीरता अंदर से प्रकट होती है। अंदर से जब हमारे अंदर से वीरता के भाव आएंगे, तभी हम कोई कार्य बड़ी वीरता से, साहस के साथ कर पाएंगे। बलशाली शरीर का बल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना मन का बल महत्वपूर्ण होता है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरता कभी पुरानी नहीं होती है। वो हमेशा नई नई चीज़ें, नए नए काम, नए नए अपने जो उद्देश्य है या नई नई अपनी सीमा रेखा है, अपने कार्य करने का एक जो उद्देश्य है, उसको जब निश्चित करना होता है, तो इस तरह वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता में हमेशा नयापन होता है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीरता जो है वो समय जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से हमेशा नया स्वरूप लेकर के आती है और जिसको देख करके लोग चकित
होते रहते हैं। आगे, वीर पुरुष का दिल सबका दिल होता है। वीर पुरुष एकाकी नहीं होता है, अकेला नहीं होता है, उसका जो दिल होता है वो सबका दिल हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक वीर पुरुष के मन में होता है वो सबके अंदर वो भाव, उसकी वीरता देख करके हर व्यक्ति जो है उसको जो है सम्मान देता है, उससे जुड़ने की कोशिश करता है। उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। यहाँ क्या कहने का तात्पर्य है कि वीर पुरुष ही वास्तव में समाज का नेतृत्व करता है, क्योंकि वो समाज की जो भावना है उसका हर तरीके से नेतृत्व करता है। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। लेखक यहाँ कह रहा है कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वीर कोई कारखानों में नहीं बनते, फैक्ट्रियों में नहीं बनते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कैसे वो पैदा होते हैं? लेखक कह रहा है वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। अरण्य मतलब जंगल में। देवदार का जो पेड़ होता है जंगल में होता है, वहाँ न कोई उसे पानी देने वाला होता है न खाद देने वाला होता है, वो खुद अपने आप पैदा होता है और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। ये जो देवदार के पेड़ हैं उनको कोई उसमें कोई सेवा नहीं करता, उनको कोई पालता नहीं पोसता नहीं है, वो अपने आप ही इतनी कठिन परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी तरह वीर पुरुष जो होते हैं वो भी किसी तरह बनाए नहीं जाते, वो खुद बनते हैं, वो खुद उनकी अपनी प्रेरणा से ही आगे बढ़ते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। बुज़दिली का मतलब कायरता। होता क्या है कि कुछ लोग अपने को बहादुर दिखाते हैं। बहादुरी या वीर होना अलग बात है और दिखाना अलग चीज़ होती है। कुछ लोग दिखावा करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े वीर हैं, लेकिन वो तुरंत ही थोड़ी देर में अब पीछे हट जाते हैं। तो ये क्या है? दिखावा जो है वो पहले दर्जे की बुज़दिली है। कहने मतलब कि वो जो है एक तरीके से कायरता है, वो वीरता नहीं है। वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है। वीर पुरुष के लिए जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन मतलब वो शरीर को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। वो तो ये मानता है कि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, असली चीज़ है उद्देश्य। जब हम अपने उद्देश्य के लिए जिएं, ना कि अपने जीवन के लिए केवल जिएं। बंदूक में केवल एक गोली है। लेखक कह रहा है बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। जीवन क्या है? जीवन तो उस बंदूक की गोली की तरह है जिसको हम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कायर पुरुष होते हैं उसे बड़ा कीमती समझते हैं। लेकिन वीर पुरुष अपने उद्देश्य को ही बड़ा समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। जो कायर पुरुष होता है वो क्या होता है कि हर घड़ी जो है आगे बढ़कर और ये दिखलाकर कि हम बड़े हैं, वो अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ा करने की बजाय वो अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। गरजने वाले बादल
ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। ये जो कायर पुरुष होते हैं वो गरजने वाले बादल के समान होते हैं, जो आए, थोड़ी देर गरजे, तड़पे और वापस चले गए। लेकिन जो गंभीर लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं, वो बरसने वाले बादलों की तरह होते हैं, जो आए और उन्होंने थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश करके पूरी धरती को जल से भर दिया और नए जीवन का उसमें संचार कर दिया। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। अब जो वीर पुरुष होता है उसका शरीर जो क्या होता है, कुदरत अर्थात प्रकृति का, प्रकृति की समस्त ताकतों का भंडार होता है। उसके पास जितना भी प्रकृति में है, जितनी भी ताकतें हैं, सब एक वीर पुरुष में होती हैं। वैसे भी माना जाता है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना होता है। वो 5 तत्व क्या है, प्रकृति की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जिनसे हम मानते हैं कि हमारा शरीर बना होता है। तो वीर पुरुष जो होते हैं उनका जो शरीर होता है उसमें प्रकृति की समस्त ताकतों का भंडार होता है। सारी ताकतें उसको प्रकृति में जो होती हैं वो वीर पुरुष में होती हैं। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वह अचल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वीर पुरुष होता है वो अचल होता है, निडर होता है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वीरों की नीति कैसी होती है कि जो भी जितनी भी तरीके की बल हैं हम उनको इकट्ठा करें और उसको आगे बढ़ाएं। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। टीन का बर्तन होता है, उसको हम आग पे चढ़ा दें तो थोड़ी देर में जो है वो बिल्कुल एकदम से गर्म हो जाएगा, और उसको हटा करके जब नीचे रख देते हैं तो तुरंत जो है वो ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो इतने आसानी से गर्म और ठंडे नहीं होते हैं। वो जो है वो क्योंकि वो धीर गंभीर होते हैं, वो जो है इतने जो है चंचल नहीं होते हैं कि थोड़े में ही गर्म हो जाए, थोड़े में ही ठंडे हो जाएं। वो गंभीरता उनमें बनी रहती है। आगे, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब, सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। एक और चीज बताया है लेखक ने यहाँ कि सत्य की सदा जीत होती है, ये भी वीरता का एक चिन्ह है। वीरता करने का जो हमारी वीरता का गुण है वो हमको तभी प्राप्त हो सकती है जब हम सत्य की जीत पे विश्वास करेंगे। किसी झूठ चीज के लिए हम वीरता नहीं दिखा सकते, या सत्य कोई झूठा उद्देश्य वीरता का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है, जहां जो हमारा उद्देश्य है अच्छा होना चाहिए और हम अपने उद्देश्य से कितना लगाव रखते हैं, बात इस पे जाती है और वहीं पे हमें विजय मिलती है। अगर हमारा उद्देश्य पवित्र नहीं होगा तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमारी विजय नहीं हो सकती। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। ये जो दुनिया है ये धर्म और आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी हुई है।
यहाँ के सब नियम निश्चित हैं, बने हुए हैं। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। विजय किसकी होती है? जो दुनिया में जो धर्म और जो आध्यात्मिक नियम हैं, जो सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनके अनुरूप जो चलता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। वीरों की गाथाएं सुनाई जाती हैं, वीरों की बातें बताई जाती हैं। वो क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि वो हमको प्रेरित करती हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलती हैं। और ये जब वो सुन करके हमारे अंदर भी वीरता की लहरें पैदा होने लगती हैं। वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। दूसरों की वीरता देख करके थोड़ी देर के लिए तो हमको वीरता के भाव हमारे पास आते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि चिरस्थायी नहीं होते, बहुत दिनों बहुत समय तक चलने वाले नहीं होते। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। क्योंकि वो जो वीरता का रंग हमने थोड़ी देर देखा, हमारे ऊपर चढ़ा फिर उतर गया, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। हम किसी कार्य के लिए नहीं वीरता दिखाते हैं। हमको जहाँ दिखावा होगा वहाँ वीरता कहाँ रहेगी। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो। टीन के बर्तन का स्वभाव न पकड़िए। जैसे टीन का बर्तन थोड़े में ही गर्म होता है, थोड़े में ही ठंडा होता है, ये स्वभाव वीर पुरुषों का नहीं है क्या? वीर हमको अपने जीवन के केंद्र में झांकना है, उसमें रहना है। हमारे जीवन के केंद्र क्या है? और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। लेखक कह रहा है कि टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। सच्चाई पे जब चलोगे तभी जो है अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ पाओगे। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो। तहों मतलब जो अलग अलग स्तर होते हैं, तह होते हैं, उसमें लेखक कह रहा है कि बाहर की सतह को छोड़कर हम बाहरी चीज़ों के केवल आडंबर में न फंसें, बाहरी चीज़ों को ही अपना उद्देश्य न समझें। हमें जीवन की तहों में घुसना चाहिए और जब हम उसमें घुसेंगे तब नए रंग खिलेंगे। जब हमको नई नई चीज़ें पता चलेगी, जीवन का सही आनंद मिलेगा और हम सही रूप में जीवन को समझ पाएंगे। इस तरह लेखक ने इस निबंध के द्वारा वीरता को मनुष्य का एक उत्तम गुण बताया है। और सच्ची वीरता क्या होती है, उसके क्या रूप होते हैं, सच्चा वीर कैसा होता है, इन अनेक प्रश्नों को अपने इस निबंध में उसने बहुत ही स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं मूल्यों को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।